अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने पढ़ना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमने थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ना बेसिक बेसिक जो रूल्स हैं वो हमने देखने हैं। बेसिक बेसिक जो बिल्कुल चीज़ें हैं वो हमने थोड़ी सी देखनी है। इसमें हमने डिफरेंट होमोलॉजी सीरीज़ देखनी है, एल्कीन्स हमने पढ़ने हैं, एल्केन्स पढ़ने हैं, फिर अल्कोहल्स के बारे में हमने पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। हमने इनके डायग्राम्स देखने हैं, डायग्राम्स किस तरह बनाते हैं हम, क्योंकि इसके MCQs क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, स्पेशली MCQs में। और अक्सर इनके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, बिकॉज डायग्राम अजीब व गरीब सी डायग्राम्स आ रही होती हैं, बट पता नहीं होता कि किस तरह अटैम्प्ट करना है, कौन सी डायग्राम सही है, कहाँ पे आपने किस सिचुएशन में आपने किस डायग्राम को चूज़ करना है। तो वो वाली जो सारी चीज़ें ना, जो इसमें टिप्स हैं, जो चीज़ें हैं जो करने वाली है, वो सारी हम यहाँ पे देखते हैं। बाकी इसके अंदर वही आपके पास ये इस तरह की आइसोमेरिज्म होता है। बेसिकली जो मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ वो आइसोमेरिज्म भी एक चीज़ होती है, तो इसके जितने भी आइसोमर्स हैं वो हमने देखने हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने थोड़ी बहुत देखनी है। डायग्रामेटिक हमने देखने हैं, फार्मूलाज वगैरह देखने हैं, ऐसी चीज़ें हैं। थोड़ा सा लेंथी है ये ऑर्गेनिक, बट आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। लगता मुश्किल इसलिए बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है और बहुत ज़्यादा एकदम से फार्मूलाज आ जाते हैं जो कि पता नहीं होते कि कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ये फार्मूलाज हैं वो हम देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं लेकर चलूँगा, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली दी लाइक टफेस्ट चैप्टर इन योर ओ लेवल्स केमिस्ट्री। ऑल्दो मैं स्टिल कह रहा हूँ आसान ही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो लेकर चलूँगा। पास्ट पेपर्स भी इसके हम एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि कोई मसला ना हो। और ये कि जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे ना, उनके साथ साथ हम पास्ट पेपर्स भी करेंगे, एक एंड पे भी सेशन रख लेंगे इसके, ठीक है। तो होपफुली ये हमारा हो जाएगा 1.5 वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर इसके बाद तो केमिस्ट्री में कुछ मेरे ख्याल में कोई ख़ास चीज़ें नहीं रहेगी। आई थिंक हमारा रह जाएगा क्या ही है इसके बाद, आई थिंक मोल्स रह जाएंगे आई थिंक आप लोगों के साथ। और इन्वायरमेंट वाली बेसिक चीज़ें रह जाएंगी। एंड वो भी था एक एनर्जी चेंजेस वाला टॉपिक था, वो एक मुश्किल टॉपिक था, ठीक है, तो वो रह जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, लेकिन वो भी आसान है, वो इससे बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी। फिर अमोनिया एंड इट्स यूजेज, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यही वाली चीज़ें हमारी रह जाएगी। इसके अलावा और किसी, हाँ, एक जो है, जो आपका पहले टॉपिक के अंदर वो चीज़ें आती थी ना, वो मैंने आपको ऑर्डर में नहीं करवाई। जो आपका था सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन वाली चीज़ें थी, और फिर वो होता था एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर। तो इनको मैं एक सेम PDF के अंदर ना, सिंपल PDF के अंदर आपको 1 या 2 दिन में मैं करवा दूंगा। बस इनमें ये होता है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, स्पेशली सेपरेशन और प्योरीफिकेशन वाले, थोड़ा सा मुश्किल सब हो जाता है सेपरेशन प्योरीफिकेशन, क्योंकि अक्सर उसके क्वेश्चंस नहीं समझ आते। और वो मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं करवाया बिकॉज उसके जितने भी टॉपिकल्स अगर आप लोग देखो ना, सेपरेशन प्योरीफिकेशन पे, वो जो क्रिस्टलाइजेशन वाला चैप्टर था, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको ना एडवांस नॉलेज रिक्वायर्ड होती है केमिस्ट्री की बिफोर यू एक्चुअली डू दैट चैप्टर। और वो ये होता है कि बच्चे अगर पहले वो कर लें, जो कि नॉर्मली शुरू चैप्टर वही होता है जिसे स्टार्ट होता है। तो टॉपिकल्स आप लोग इतने हैं, वो टफ है, इतना ज़्यादा इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स और पता नहीं कहाँ कहाँ के कॉन्सेप्ट है, तो वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था वो वाला जो चैप्टर है उसको हम लास्ट में देखेंगे, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा जेनेरिक नॉलेज होना चाहिए। जब भी आपने सेपरेशन प्योरीफिकेशन करनी है तो आपको दोनों जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं, दोनों जो सब्सटेंस आपको दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उनके पता होना चाहिए कि वो मेटल हैं या ऑक्साइड्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह एक साथ मिलके क्या रिएक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए इन एडवांस। तो इसलिए हमने वो अभी तक नहीं देखी, लेकिन उसको हम देखेंगे व्हेन वी डन विद ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक ही हमारे पास चैप्टर रह गया केमिस्ट्री के अंदर। बाकी इसके बाद हमारे पास चैप्टर्स पता भी नहीं लगने आप लोगों को, नवंबर के इंशाल्लाह एंड से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 पेपर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको खैर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। शुरू में ड्राई लगेगी थोड़ी सी, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि आपको पहले मैंने बतानी है वो जैसी पता लग जाएगी, फिर हम थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों में मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास इसमें जो चीज़ आ जाती है दैट यू मस्ट नो इज़ के आपके पास ऑर्गेनिक चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हर वक्त आपने नाम सुना होगा कि आपके पास ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर आपके पास इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो आपके पास होता है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना आपके पास, वो आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर वी आर रिलेटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास कार्बन पड़ा हो। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसके अंदर कार्बन हो ना, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो कि इट्स वेरी ऑर्गेनिक। तो ये एक ना सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे इसकी वो डेफिनेशन होती है। तो आप यहाँ पे कहते हो, डेफिनेशन कभी भी पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन पता होनी चाहिए।
तो MCQ में हो सकता है छोटा सा नॉलेज इसका टेस्ट हो जाए। तो ये बस पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ है। कंटेन्स एलिमेंट कार्बन, तो जो कार्बन एलिमेंट होता है ना वो हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, अब नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एक उसके अंदर है हाइड्रो। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो इज़ योर हाइड्रोजन। और कार्बन क्या होता है? कार्बन इज़ कार्बन, तो वो पूरा का पूरा कार्बन लिखा है। तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपके पास ना हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, एंड दैट्स इट, इनके अलावा और कुछ ना हो। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds having hydrogen and कार्बन्स। अच्छा, एक मेरा से यहाँ पे सवाल है कि मैंने यहाँ पे ये बात की कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके पास, उनके अंदर आपके पास होना चाहिए हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए। तो क्या मतलब, अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक एलिमेंट आ रहा है जिसके अंदर 6 कार्बन्स हैं, और लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा उसके अंदर कार्बन्स भी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर एक ऑक्सीजन आ गया, तो विल इट स्टिल रिमेन अ हाइड्रोकार्बन और नॉट? सवाल है मेरा, बताओ। कमेंट में मेंशन कर दो एनीवन। बाकी सभी बताओ, मौज़म, सलार, हिबा। सलार, मौज़म और हिबा थम्स अप नहीं मैं मांग रहा था इस वक्त, मैं मांग रहा था आंसर बताओ। पता है मैं बार बार पूछता रहता हूँ थम्स अप के लिए, लेकिन हर वक्त थम्स अप नहीं भेजना होता। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा पता है क्या था? क्वेश्चन मेरा था कि यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यस कह रहे हो, ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन आ रहा है ना, उसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, और मैं उसके अंदर एक और ऑक्सीजन डाल दूँ, तो क्या वो हाइड्रोकार्बन होगा या नहीं होगा? ऐसे आपके पास पता है क्या होता है? आपके पास होता है, आपके पास अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज क्या कहते हैं ले रहे हो ना, आपके पास डिफरेंट कार्बन्स आ रहे हैं एंड देन उसके अंदर डिफरेंट ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो उसके अंदर अगर छोटा मोटा आप उसके अंदर कोई और भी चीज़ ऐड कर दो ना, तो वो आपके पास ना अगर अदर एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर दे तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता, बल्कि मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं होता। देखो नहीं होता, उसमें पता है क्या होता है? वो आपके पास बन जाता है अल्कोहल बन जाता है, या वो आपके पास डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना आपके पास, उनके अंदर खाली कार्बन होता है और उनके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आ रहे होते हैं, दे कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो यहाँ पे ओनली का कीवर्ड याद रखना है कि इनके अंदर खाली आपके पास ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई और चीज़ अगर आप ऐड कर दोगे तो दे आर नो लॉन्गर हाइड्रोकार्बन्स, वो डिफरेंट चीज़ें बन जाएगी। लेट्स सपोज वो एल्कोहल्स बन जाएंगे, और हो सकता है आपके पास एल्कोहल्स के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह भी होते हैं, उनके अंदर भी अक्सर आपके पास हाइड्रोजन आ रहे होते हैं। तो वो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं ना वो बन जाता है। is carbohydrates in bio, no, CHO, glucose। एक मिनट, आई वो जो होते हैं ना मज़म, कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स ना डिफरेंट होते हैं। ग्लूकोज ठीक है वो, लेकिन उसको आप हाइड्रोकार्बन तो नहीं कहोगे। हाइड्रोकार्बन आपके पास खाली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज ऑक्सीजन वगैरह आ जाता है ना, लेट्स सपोज आपके पास आता है यहाँ पे होमोलॉजिस सीरीज़ आपके पास बन जाती है, किसी और चीज़ की बन जाती है, उसकी क्या होती है आपके पास? एक वो भी आपके पास आता था, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आपके पास ऑक्सीजन आ जाए या आपके पास दूसरे तरह से ऑक्सीजन आ जाए, तो वो आपके पास ना डिफरेंट हो जाता है। तो आपके पास एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ले आओगे उसके अंदर, जिस तरह आपके पास नॉर्मली आ रहा होता है एसिड्स वगैरह के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के अंदर, तो वो आपके पास ना फिर चेंज हो जाता है, तो वो दैट्स नो लॉन्गर अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बाकी जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है बट वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसको देख लो यहाँ पे, ठीक है।
क्या नहीं समझ आ रही सलार, इतने अफसरदा क्यों लग रहे हो? कंप्यूटर P2 टुमारो, P2 तो आसान है, नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे से ले लेना। क्या क्या रहता है P2 के अंदर? P2 के, हाँ P2 मुश्किल है सलार। मैं तुम्हें ना इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड करूँगा डिटेल्स, ठीक है? मेरे साथ थोड़ी देर 20-10 मिनट लगा लेना, मैं तुम्हें कोड्स दे दूँगा जितने करने होंगे, ठीक है? मैंने बच्चों बड़े कोड्स करवाए हैं, उनको एक दफ़ा देख कर जाना, सही समझ आ जाएगा, ठीक है? चलो खैर, इसको आगे हम देखते हैं कि ये क्या होता है। और बाकी ये है कि P2 में सलार मैं ये रेकमेंड करूँगा कि P2 अगर जितनी तैयारी होती है ना P2 की वैसे हो चुकी होती है, लाइक P2 में आप और खैर तैयारी नहीं कर सकते। P2 ये होता है कि आप लॉजिक कैरी कर रहे थे जो कि आपने बहुत महीनों से आपने मेहनत करके वो की होती है, तो एंडिंग डे पे ना P2 का इतना कुछ खास होता नहीं है। तो एंडिंग डे पे यही होता है, रिकैप वगैरह देख लो या जो कोड्स होते हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस का तो टाइम होता नहीं है। या हाँ, एक तो क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। द बिगेस्ट टिप दैट आई कैन गिव इन कंप्यूटर इज दैट हैंड से प्रैक्टिस करो। जब तक हैंड से प्रैक्टिस नहीं कर रहे तब तक P2 नहीं आने वाली, ठीक है? कंप्यूटर P2 तब तक नहीं होने वाला। तो हमेशा खुद से लॉजिक किया करो और कोशिश किया करो कि आप जितना सफ़र कर सको उतना सफ़र करो कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज सफरिंग इन कंप्यूटर साइंस लीड्स यू टू सक्सेस, ठीक है? मैं खुद भी कंप्यूटर पढ़ता हूँ तो मेरे लिए अभी तक ये जो चीज़ है ना वैलिड हो रही होती है। मैं जब भी अपने एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस करके खुद से कोड्स बनाना चाहूँ ना, चाहे मैं 100 कोड्स क्यों ना देख कर चला जाऊँ, लेकिन जब मैं एग्जाम डे पे बैठूंगा ना मेरे से एक लाइन भी ना लिखी जाए, लेकिन यही अगर मैं 2-3 कोड्स भी प्रैक्टिस करके चला जाए तो मैं जो भी कोड मेरे पास आएगा मैं 10 मिनट में वो कोड कर लूँ। और इस तरह होता है नॉर्मली। लाइक उस दिन यही हुआ था कि मेरा भी ये P2 था, यहाँ पे तो मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस कोड्स वगैरह की करके गया था। हालांकि कोड्स बहुत मुश्किल थे लेकिन मैंने आराम से खून से कर लिया। और मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा कोड्स देखे हुए थे, सारे पास पेपर्स करके गए थे, लेकिन उन्होंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, तो उनको वहाँ पे मतलब कोड लिखना नहीं आया। तो कंप्यूटर में होता है ये, आप लिख कर सीखते हो सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसकी आदत बस डालो। अच्छा चलो, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन के बाद आपके पास आ जाता है होमोलॉजस सीरीज़ आ जाती है, ठीक है? होमोलॉजस सीरीज़ क्या होती है? ये वाला जो वर्ड है बार बार आपने यहाँ पे देखना है और इसको हमने बार बार डिस्कस करना है कि होमोलॉजस सीरीज़ क्या होती है हमारे पास। बेसिकली ये जो होमोलॉजस सीरीज़ होती है ना आपके पास, ये एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? तो इनको आप कहते हो होमोलॉजस सीरीज़ कहते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास होमोलॉजस सीरीज़। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये होती है अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये एक ऐसी फैमिली होती है कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक जिसके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? किन चीज़ों की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है? एल्केन्स की सिमिलर होती है, एल्कीन्स की सिमिलर होती है, ये तो नाम भी सेम है, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? और इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर आपके पास आ जाता है, आप कह लो सबसे पहले आपके पास आ जाता है यहाँ पे एल्केन्स आ जाते हैं, ठीक है? फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है? आपके पास आ जाती हैं एल्कीन्स, एंड देन एल्कीन्स के बाद आपके पास क्या आता है? एल्कीन्स के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है एल्कोहल्स आ जाते हैं, ठीक है? तो एल्कोहल्स हो गए, एंड देन इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें जिनको हमने ना डिस्कस करना है अपने आने वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ पे देख लो अभी तक हमने किया क्या, ठीक है? साथ साथ रहो, कहीं पर भी कोई इशू है तो मुझे देख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? जिनके अंदर कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली होता है, ठीक है? फिर होमोलॉजस सीरीज़ क्या होती है? होमोलॉजस सीरीज़ एक ऐसी फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके अंदर हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं, लेट्स सपोज इसकी कॉमन एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो आपके पास क्या होता है? पाकिस्तान में जितने भी लोग होते हैं उनकी जो वो हरकतें हैं और जो उनकी बोलने का तरीका है और जो उनके उठने बैठने का तरीका है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और पाकिस्तान में आप कह सकते हो, सबसे पहले आप हेडिंग देख सकते हो पाकिस्तानीज़, एंड देन आप कह सकते हो यहाँ पे लाहौरीज़, कराचीज़, एंड देन आप कह सकते हो इस्लामाबादीज़, तो ये कह सकते हो। फिर आप कह सकते हो यहाँ पे फैसलाबादियंस या जो भी है। तो
तो इस तरह करके आप कह सकते हो। ये सारी सिटीज़ वाले आपके पास आ रहे हैं ना, यहाँ पे इनकी क्या होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम आपके पास नेशनल लैंग्वेज उर्दू होती है, सारे उर्दू बोलते हैं, सारे की सोच तकरीबन तकरीबन सेम होती है, सबकी सोच, ठीक है। तो इस तरह करके आप कह सकते हो जिस तरह हम सब फैमिली हैं, हमारी यहाँ पे जो सिटीज़ होती हैं वो सारी फैमिलीज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद एंड एनी अदर सिटी, ठीक है। तो जिस तरह हम यहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली है हम सब, तो इसी तरह यहाँ पे एक होमोलॉजी सीरीज़ है, और इसके अंदर एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक दूसरे की फैमिलीज़ हैं, बस इनके अंदर छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनको हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़े थोड़े इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इनकी बिहेवियर होता है वो एक जैसा ही होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये एक फैमिली ही है, ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। बस हाँ, इनके अंदर जो ये ग्रुप्स हैं नॉर्मली सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब कुछ सेम, उठना बैठना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आदतें डिफरेंट हो जाती हैं। और वो तो सारी सी बात है, अगर हम एक घर के भी किसी भी मेंबर, एक घर में भी दो मेंबर्स को देखें तो दोनों मेंबर्स बहुत, उनकी आदतें और उनकी हरकतें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जैसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो इनकी भी डिफरेंट चीज़ें, लेकिन है ये एक ही फैमिली, ठीक है। यू कैन इवन इमेजिन दैट दे लिव इन द सेम हाउस, बट दे आर दे हैव वेरी डिफरेंट बिहेवियर्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये बस इनके बारे में होमोलॉजी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, फंक्शनल ग्रुप का आता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स अ मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो हर आपके पास यहाँ पे मैंने ये होमोलॉजी सीरीज़ के अंदर फैमिली ये जो लिखी है ना, फैमिली के मेंबर्स लिखे हैं, ये आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन हर फैमिली मेंबर की एक अपनी अपनी क्या है, अपनी एक फंक्शनल ग्रुप है, इन सब का एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो उसके बारे में अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फंक्शनल ग्रुप्स। पहले इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका यहाँ पे मतलब क्या है। तो इसमें आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम ऑफ एन एटम, फंक्शनल ग्रुप is an atom or a group of atoms that give a molecule, that gives a molecule or compound। मॉलिक्यूल्स के अंदर, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई चीज़ एक कंपाउंड है तो कैन इट बी अ मॉलिक्यूल एज वेल? कैन आई से कि अगर मेरे पास एक चीज़ मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज MgO, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, हाँ या ना, यस और नो में मुझे बताओ। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव अ मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या कहना है सबका, बताओ बच्चों, सलार, हिबा, मज़म, मेंशन करो। मेरे पास अगर MgO है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो एक कंपाउंड है कि नहीं, या मोर इम्पॉर्टेंटली द क्वेश्चन इज आई हैव मॉलिक्यूल विद मी, और क्या मैं कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल मेरे पास कंपाउंड है या नहीं है? कैन आई से दैट और नो? ये बताना है आप लोगों ने, यस और नो, यस और नो में आंसर करेंगे। 50-50% चांस है, नहीं भी आता कोई तो तुक्का लगेगा। अच्छा आई थिंक मैंने ना शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मेरा ना यहाँ पे सवाल आप लोगों से ये था कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वो एक कंपाउंड भी है? नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक जो कंपाउंड है वो मेरे पास मॉलिक्यूल भी है कि नहीं? मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है जो है MgO है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंपाउंड मेरे पास एक मॉलिक्यूल है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कैन अ कंपाउंड बी अ मॉलिक्यूल or not, or is a compound a molecule or not? अच्छा बाकी सभी बताएं।
मौसम वर्डिक्ट रह गया। हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पता क्या होता है, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन थी, तो इसमें हमेशा याद रखा करो कि आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होता है एक मॉलिक्यूल, एंड देन मॉलिक्यूल फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके पास कंपाउंड्स में, एंड देन एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये ऐसे ना इसकी डिवीजन यहाँ पे हो रही थी, ये आई थिंक मैंने पहले भी बताई थी। तो ये वाली बस जो चीज़ है ना, ये आप लोग यहाँ पे पता होनी चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये वाली डिवीजन पता होनी चाहिए। बाकी हमने यहाँ पे बात की थी फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा सर्टेन ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, या ग्रुप ऑफ एक एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि मॉलिक्यूल को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना वो देता है, या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसको देता है। तो इस छोटे से चंक की बेसिस पे हम अपने पूरा का पूरा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है, आप कह लो कि मेरे पास आ रहा है एक्स एक्स। यहाँ पता है क्या कह सकते हैं, यहाँ मैं इसकी छोटी सी अगर कॉमन एग्जांपल दूँ ना, तो मैंने जितने भी अपने बच्चों का नाम सेव करना होता है ना, वो मैं करता हूँ लाइक योर नेम, एंड देन उसके साथ मैं एफ पी लगाता हूँ। एफ पी मैं इसलिए लगाता हूँ बिकॉज ये दिस रिप्रेजेंट्स फॉर फ्लेयर प्रेप, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ भेजनी हो किसी को, जो मैंने हर बच्चे को भेजनी है, तो मैं सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे जाके लिखता हूँ एफ पी, और मेरे पास सारे वो नीचे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कम्युनिटी में ना शेयर करनी हो, जो कि बच्चों के साथ इंडिविजुअली करनी हो, तो वो यहाँ पे हो सकता है एफ पी आप शेयर करो, एंड देन बच्चों का यहाँ पे नाम आ जाए, जितने भी फ्लेयर प्रेप के बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे आपके पास आएगा बच्चे का नेम, और ये नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो कोड है ना, ये वाली पार्ट, ये हर बच्चे के कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉमन चीज़ है जो कि मैंने सेव की है। तो ये जो मेरे पास है ना, दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक माई फंक्शनल ग्रुप। और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्लेयर प्रेप स्टूडेंट्स, ठीक है। कि जितने भी यहाँ पे फ्लेयर प्रेप के बच्चे हैं, उनका जो मैंने नाम सेव किया हुआ है, उनके साथ क्या आता है, एफ पी लाजमी आता है। तो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये होती है फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल, कि क्योंकि ये जो मेरे पास एक छोटा सा कोड है ना, इसके अंदर बाकी मेरा पूरा का पूरा जो कॉन्टैक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये जो छोटा सा पार्ट है, ये आपको आपकी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है। और आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि एज कि यू आर ए स्टूडेंट एट फ्लेयर प्रेप, एज लॉन्ग एज ऑब्वियसली इट्स कंसर्न टू बी। बाकी हो सकता है डिफरेंट भी जगहों पर आप जाते हो, कोई किसी स्कूल जाता हो, कोई किसी और अकेडमी जाता हो, लेकिन एज सुन एज आई एम कंसर्न, या एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, यू आर अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग एट फ्लेयर प्रेप, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो या अगर इसी तरह मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, तो मेरा जो रोल नंबर है, मेरा रोल नंबर इस तरह 23L एंड देन 0977, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे पास ये वाला जो पार्ट है, ये रोल नंबर वाला असल पार्ट होता है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये मेरा जो रोल नंबर का पार्ट है, ये मेरा होता है फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का होता है, फंक्शनल ग्रुप ये होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईयर प्लस सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 2023 का मतलब है कि मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 2023 के अंदर। तो ये मेरा यहाँ पे उसका ग्रुप हो गया। ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि आई जॉइन दी यूनिवर्सिटी इन 2023, और यहाँ पे एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाहौर, कि यहाँ पे मैंने लाहौर के अंदर ज्वाइन की थी, ठीक है। अब अगर कोई और होगा, मेरे ख्याल में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। आई थिंक इस्लामाबाद का मुझे पता नहीं क्या कोड होता है, लेकिन इट्स प्रॉब्ली समथिंग लाइक FS और I करके होता है। तो वो लिखते हैं यहाँ पे 23 एंड देन FSB फॉर फैसलाबाद, एंड देन IS समथिंग या I करके वो इस्लामाबाद वाले लिखते हैं। तो वो इस तरह करके अपना लिखते हैं, एंड देन 831, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये जो है, ये उनका फंक्शनल ग्रुप है। ये इसका मतलब है वो 2023 ईयर बैच के बच्चे हैं, और वो इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनका फंक्शनल ग्रुप है। मेरा फंक्शनल ग्रुप है कि आई बिलोंग टू 2023 एंड लाहौर। और बाकी अगर ये आता है 2020 21 एंड देन 504 आता है, तो इसका मतलब है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है बैच 21 एंड देन सिटी लाहौर। तो ये आपके पास होती है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसी तरह जिस तरह हम ये फंक्शनल ग्रुप्स, कभी आप लोगों ने ऐड नहीं किया हो, कभी अपने टीचर्स वगैरह को ऐड किया हो, आपने शायद किया हो, शायद आपने किया हो सर जुबैर, शायद आगे किसी का सब्जेक्ट का नाम लगा दिया, या कोई अगर पाक स्टडीज़ का लेट्स सपोज टीचर है, तो आपने लिखा होगा सर डैश
PST ऐसे करके आपने लिखा होगा, या आपने लिखा होगा लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज 2 नाम के सर ज़ुबैर हैं तो आपने लिखा होगा सर ज़ुबैर स्कूल, सर ज़ुबैर एकेडमी, इस तरह करके आपने डिस्टिंग्विश किया होगा। उनको आपने अपना एक फंक्शनल ग्रुप दे दिया कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करें, ठीक है। तो ये होती है फंक्शनल ग्रुपिंग का लॉजिक होता है। ये एक ऐसा पार्ट होता है पूरे आपकी जो आपकी चीज़ होती है ना, उसके अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि आपको अपनी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो देता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे मतलब होता है। तो यही यहाँ पे इसका मकसद है। बाकी ये जो एग्जांपल है इसकी मैं एक वैसे लिखवा देता हूँ, ये अच्छी एग्जांपल थी। यहाँ पे लिख लो 23L एंड देन 0977, ठीक है। तो ये है आपके पास लेट्स सपोज रोल नंबर, और ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप बैच 2023 लाहौर, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेसिक जो एग्जांपल्स होती हैं वो आपके पास ये होती हैं। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स भी हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं एल्कीन्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एल्कीन्स और क्या होते हैं। अच्छा, जो एल्केन्स, बल्कि एल्केन्स को पहले देखते हैं। एल्केन्स में अब आपके पास ये होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एल्केन्स दे डोंट रियली हैव अ फंक्शनल ग्रुप, और इसकी जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्यों होता है। लेटर ऑन मैं बता भी रहूँगा कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स क्यों नहीं होते, लेकिन बाकी जो सारे होते हैं उनके अंदर तकरीबन हर किसी के अंदर एक अपना फंक्शनल ग्रुप होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एल्केन्स दे डोंट रियली हैव फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस पर मैं वैसे बताऊँगा कि क्यों नहीं होता, बट अभी नहीं। अच्छा, और एल्केन्स क्या है? एल्केन्स के अंदर खाली हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो इनको मैं क्या कहूँगा, मैं इनको कहूँगा कि ये भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन ही हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दीज आर योर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इसमें क्या होता है कि जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एल्कीन्स डू नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे इसको हाईलाइट करके लिख लो, फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो दे डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप they just have carbon have carbon bonds and CH bonds, carbon and CH bonds। तो अगर इनको आपने रिकॉग्नाइज करना हो कि आपके पास एल्केन्स क्या है, तो इनको एज सच रिकॉग्नाइज करने का कोई ख़ास तरीका तो नहीं है। बट हाँ, अगर इनके अंदर कार्बन आ रहे हैं एंड देन इनके अंदर CH आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि येस दे डेफिनेटली आर एल्केन्स, और ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं यहाँ पे इनकी किस तरह की होती है। अगर इसमें यहाँ पे आपने थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल भी देखनी है, तो एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल में आपके पास हो सकता है लेट्स सपोज कार्बन आपके पास 3 है, एक ये कार्बन है एंड देन देयर इज दिस कार्बन एंड देन देयर दिस कार्बन, और इसके ऊपर एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एंड देन यू हैव अ हाइड्रोजन हेयर हर जगह यहाँ पे ना लगा हुआ है ऐसे करके। तो यहाँ पर भी है एंड देन यहाँ पर भी है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक तो आपके पास ये वाला जो है कार्बन वाला बॉन्ड आ रहा है एंड देन यू हैव CH, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक रैंडम से एल्केन की एग्जांपल थी। तो ये बस ना आपको यहाँ पे बतानी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ इट। बाकी इसका जो है ना एक फार्मूला ज़रूर होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। फार्मूला जो इसका होता है वो आप कह सकते हो इसका है CnH2n+2 होता है, और इस फार्मूले के थ्रू आप एल्केन्स को ज़रूर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला जो है मैं इनका बताता हूँ कि इनका फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बस आप लोगों ने ना यहाँ पे याद रखना होता है। तो यहाँ पर देख लो फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ एल्केन्स हेल्प्स इन रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपके पास होता है सबसे पहले Cn एंड देन आपके पास आता है यहाँ पे H2n एंड देन प्लस
टू आता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये आपको आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए चीज़, बिकॉज अगर ये याद नहीं है तो आप कभी भी ना रिकोगनाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कैन नीड इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज कैन बी यूज्ड टू रिकोगनाइज, क्रिएट, और आप कह लो कि आइडेंटिफाई एल्केन्स, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हो जाएगा। बाकी इसमें देख लो कि आपके पास कौन कौन से यहाँ पे जो होते हैं वो आते हैं, जो कॉमन कॉमन कंपाउंड्स आते हैं, उसका एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन कॉमन कंपाउंड्स होते हैं। लेट्स सी, एक मिनट, कितने कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है मीथेन, इथेन, 1 2 3 4 5, 5 की ज़रूरत पड़ेगी। 5 का यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा टेबल। 2 3 4 5, एक मिनट, एक्सपैंड नहीं होगा। चलो चलो, आई डोंट थिंक ये वैसे एक्सपैंड हो रहा है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसकी जगह अपना सा ना एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं प्यारा सा। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे कंपाउंड आता है ना, वो आप कह लो कि आपके पास है सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे नेम्स आ जाते हैं, एंड देन आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे फार्मूलाज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पर आपके पास आएगा मीथेन, ठीक है। और मीथेन जो होता है, अच्छा इसमें आपने ना ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सिमिलर चीज़ क्या आ रही है। मीथेन में पता क्या होता है, मीथेन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन होता है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दिस, आप इसको याद करो कि मीथेन पहला नंबर आ रहा है तो कार्बन एक है। तो इसका अगर आपने बनाना है यहाँ पे जो भी इसका ग्रुप है, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 कार्बन। अगर 1 कार्बन है, एन की वैल्यू 1 है, मतलब एन की वैल्यू आपने 1 लेनी है। तो अगर आपके पास कार्बन 1 आ रहा है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड देन 2 + 2 = 4, तो ये हो जाएगा CH4, ठीक है, ये बन गया। एंड देन मीथेन के बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपके पास आएगा ईथेन। तो यहाँ पर आपने इंक्लूड करना है ईथेन, एंड देन ईथेन के अंदर n = 2 है, बिकॉज सेकेंड एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C2, आप कह लो ये हो जाएगा C2। अगर ये 2 हो गया, N2 हो गया, तो 2 × 2 = 4 एंड देन 4 + 2 = 6, तो ये हो जाएगा H6, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद आपके पास यहाँ पर ईथेन के बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन n = 3 है, यहाँ पे वैसे लिख भी देते हैं हम कि ये है n = 1, n = 2, n = 3। तो जो प्रोपेन है आपके पास उसमें आ जाएगा C3, एंड देन आपके पास होगा क्या होगा, ऊपर अगर देखो तो H2 × 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 6 एंड देन 6 + 2 = 8, तो C3H8। एंड देन यहाँ पर आप ले लो, लेट्स सपोज n = 4, यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन आ जाएगा, उसको यहाँ पर ले लो, और ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, C4, एंड देन 4 × 2 करो 8, 8 + 2 करो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे कि n = 5 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, बल्कि पेंटेन होगा, पेंटेन। तो पेंटेन में अगर आपने करना है तो यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी 5, एंड देन 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12। अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे यहाँ पे बताना है ऑल द वे टू, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो अब आती है n = 100 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आप इसको कह लो डैश है, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला है वो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा। तो कमेंट्स में जल्दी से मेंशन करो कि क्या फिर इसका फार्मूला बनता है, सबने मेंशन करना है, ठीक है। तो बताओ मुझे, n की वैल्यू जो है ना वो 100 है आपके पास, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ऊपर आप देख लो कि ऊपर वाला आपके पास फार्मूला क्या बन रहा है, दिस इज़ योर फार्मूला। तो ज़रा बताओ क्या आंसर बनेगा।
क्या ख्याल है सबका? पे एक मिनट देखता हूँ मैं कमेंट। अच्छा, C100 एंड H202, ठीक है ये होगा। सर व्हाट आर द स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर? अच्छा, रूम टेम्परेचर पे स्टेट्स वैसे इसमें पूछी नहीं जाती, बट एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसकी स्टेट्स यहाँ पे क्या होती है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन की। एक मिनट, लेट मी गेट इट। अच्छा, इसमें ना आपके पास जो यहाँ पे ये वाली चीज़ें होती हैं नॉर्मली आपके पास ना वैसे गैसेस की तरह वो एग्जिस्ट कर रही होती है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, ये गैसेस होती हैं। लेकिन फिर आपके पास यहाँ पर आ जाए, लेट्स सपोज लिक्विड्स में आपके पास आ जाता है पेंटेन वगैरह जो होते हैं वो लिक्विड्स में आ जाते हैं। एंड देन इससे भी ज़्यादा आपके पास हायर आ जाए तो वो आपके पास ना फिर सॉलिड्स वगैरह में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लो कि आपके पास जो इनकी स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं। स्टेट्स में आप ये देख सकते हो, अगर तो आपके पास कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो होगा गैसेज होंगी, ठीक है। फिर अगर आपके पास आ जाता है यहाँ पे कार्बन, आप कह लो कि 5 से लेके 17 तक जो आते हैं, कार्बन 5 से लेके 17 आपके पास होते हैं लिक्विड्स होते हैं। एंड देन आपके पास आ जाते हैं कार्बन 18 प्लस जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, ये आपके पास होती हैं सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। और इनको आप कह सकते हो कि ये आपके पास ना रूम टेम्परेचर पे इनकी ये सिचुएशन होती है। रूम RTP क्या है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको, यही इसमें चीज़ें थी। ये गुड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, वैसे पूछा नहीं जाता इतना, लेकिन यू स्टिल मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा जो हो सवाल वो आ जाए, तो सवाल करते रहा करो, ठीक है। हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज़ मिस कर दूँ क्लास के अंदर जो कि आई फील लाइक के सिलेबस का कंटेंट नहीं है, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इट माइट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना बेसिक जेनेरिक, वो पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन किया करो कि अगर मैं हो सकता है कोई चीज़ ना कर पा रहा हूँ तो मे बी आस्क इट इन अ क्वेश्चन फॉर्म, तो अगर मैं लिखवा दूँ तो फिर सबका भला हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे क्या करते हैं, ठीक है ये कर लो। ये मैंने वैसे कभी किसी को करवाई नहीं, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड एडिशन, टेस्ट हो सकती है चीज़, ठीक है। तो ठीक है, फिर एल्कीन्स जो है हमारा पूरा तो नहीं हुआ। इसके बाद आपके पास अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आती हैं, होमोलॉजी सीरीज़ आती हैं, स्ट्रक्चर फार्मूलाज वाली कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो फिर हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और बाकी की प्रिपेयरिंग, बाकी मेरे ख्याल में आप लोग की अब